चाहिए एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री की तरफ? उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेटवर्किंग सोर्सेज क्रिएट करना। ऐसा कौन सा कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? एक जेनेरिक सीवी भेज देते हैं। वो कौन कौन से ऐसे स्किल्स डेवलप करने चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इंटरव्यू देने जाने से पहले उनको ऐसी क्या क्या चीज प्रिपेयर करनी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, किस किस फील्ड के अंदर अप्रोच कर सकते हैं, सैलरी वाइज अप्रॉक्स। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा टॉक के एक और धमाकेदार सीरीज में। यहाँ पे हम इंडस्ट्री के लोगों से मिलने वाले हैं और यहाँ पे हम जानेंगे इंडस्ट्री के बारे में विदाउट एनी फिल्टर। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ आस्था नवनाली मैम जो हैं ये आई हुई हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। और यहाँ पे आस्था मैम ने अपना सन फार्मास्यूटिकल्स के अंदर F&D जो कि आपका फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में स्पेशली जो है ओरल और इंजेक्टेबल्स के अंदर अपना एक्सपीरियंस ले रखा है। सो लेट्स वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। हेलो मैम। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन सच अ नाइस एंड वेलकमिंग प्लेटफॉर्म। तो मैम सन फार्मा के अंदर जो है आपकी जर्नी कैसी रही, थोड़ा आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। इनिशियली हम शुरू करें तो मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी कह सकते हैं, ऐसा रहा मेरा सिनेरियो। सबसे पहले मैंने अपनी एक 1 मंथ की इंटर्नशिप जो हम बी फार्म में करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के तरीके से, वो मैंने सन से शुरू करी उसके एनालिटिकल डिपार्टमेंट में थ्रू माय सीनियर्स एंड एक्वेंटेंसेस देयर। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी फॉर्मुलेशंस एम फार्म के बाद वहाँ से जुड़ती चली गई। जो यूजुअली बच्चे इग्नोर करते हैं या करना नहीं पसंद करते बी फार्म के दौरान, वो 1 महीने की ट्रेनिंग, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही मेरे आज के पूरे जर्नी में, एक्सपीरियंस में, जो भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो मैम जैसा कि आप बता रहे हो कि आपने इंटर्नशिप करी, राइट? तो हम एज अ फ्रेशर कोई स्टूडेंट है तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री की तरफ, कि किस तरीके से वो अप्रोच करे इंडस्ट्री के अंदर? तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। बिल्कुल मैम, अगर आप फ्रेशर हो, क्रैश से स्टार्ट कर रहे हो और एज सच आपका प्लेसमेंट भी उतने स्पेसिफिक लेवल का नहीं है, तो आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी पड़ती है, वो है नेटवर्किंग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम। नेटवर्किंग वाया सीनियर्स, नेटवर्किंग वाया एक्वेंटेंसेस जो भी हमारे इंडस्ट्री में हैं, और उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म जो हमें एक ह्यूज एक्सपोजर देता है वो होता है लिंक्डइन। इन 3 चीज़ों के थ्रू मैम मैंने अपना बेसिकली जो मेरा जर्नी था वो इनिशिएट किया। तो अगर कोई फ्रेशर है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग सोर्सेज क्रिएट करना, अगर उसके पास प्लेसमेंट का सोर्स नहीं है तो आप इसको अपने सीनियर्स और एलुमनाई बेस से रख सकते हैं, अपने PhD स्कॉलर्स के थ्रू रख सकते हैं, जो भी आपके सीनियर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके थ्रू भी जा सकते हैं। ऑल्सो आप लिंक्डइन पे अलग अलग लोगों से जाके अप्रोच कर सकते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो, आपका CV शेयर कर सकते हैं ताकि आप उनसे नेटवर्किंग करें। इट मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इंटर्नशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप इंडस्ट्री की तरफ अप्रोच करना चाह रहे हो या फिर फर्दर प्लेसमेंट की तरफ अगर आप अप्रोच करना चाह रहे हो, राइट? तो मैम इंटर्नशिप में भी स्पेसिफिकली जो हमारे जो ग्रेजुएशन वाले या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो कहाँ पे वो इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करें, किस किस फील्ड के अंदर अप्रोच कर सकते हैं? अभी मैम जैसे बैचलर लेवल की हम बात करते हैं बी फार्म वाले इंटर्नशिप्स के लिए, तो हमारे करिकुलम में भी वो सेटअप है कि 1 महीने की 1 मंथ की आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है। वो बी फार्म के लिए तो एक कॉमन सिनेरियो है, वो कहीं भी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, बस उन्हें कोई भी इंडस्ट्री में करनी है, वो QA में, QC में, F&D में, जिसमें चाहे इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। और कोई पर्टिकुलर ईयर भी होता है मैम कि इसी ईयर में आपको इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट होती है? हाँ जी मैम, थर्ड है? बिल्कुल मैम, 3rd ईयर खत्म होने के बाद फाइनल ईयर के मीडियोकर में ये ट्रेनिंग की जाती है 1 महीने की, जिसमें बच्चों को एक टाइम लैप्स दिया जाता है क्योंकि उनकी अटेंडेंसेज और इनका भी इशू रहता है, तो उनको एक टाइम दिया जाता है आफ्टर 3rd ईयर कि उनको ये वाली 1 महीने की बी फार्म के में करनी है। बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप जैसे कि आप बोलोगे कि हमें तो 3rd ईयर में भी इंटर्नशिप हम कर लेते हैं मैम, तो एग्जैक्टली हॉस्पिटल सेटअप जो होता है उसके अंदर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। और जैसा कि मैम ने बताया आपको कि फाइनल ईयर के जो आप बोल सकते हो मिड सेम के अंदर जो है आपको पर्टिकुलर इंटर्नशिप जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो बिल्कुल मैम, तो यहाँ पे मतलब ओवरऑल जो है हम इंडस्ट्री के अंदर भी इंटर्नशिप कर सकते हैं और हॉस्पिटल सेटअप के अंदर भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो मैम आपने जो फॉर्मुलेशंस F&D के अंदर जो आपने वर्क किया है, तो वहाँ पे अलग अलग डोजेस फॉर्म के अंदर आपने वर्क किया होगा, तो आपने किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर वर्क किया है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि इंडस्ट्री में आखिर काम करना क्या होता है वहाँ पे।
ना। हम भी जब मैम इनिशियली हम बच्चे थे या बैचलर्स में थे, मास्टर्स में थे, तो हमको बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि कैसे आखिर वो लैब्स में काम होता है, पूरे दिन खड़े रहते हैं, लैब में जाते हैं। बट इसके अलावा भी थोड़ा कुछ बहुत ज़्यादा चीयरफुल सा एनवायरनमेंट भी रहता है। हम जाते हैं, सबसे पहले दिन शुरू होता है चाय के गप्पों से, हम वहाँ पे चिट चैट करते हैं 15-20 मिनट जो भी हमारे रहते हैं। उसके बाद हम सीधे लैब में जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, ट्रायल प्लान करते हैं, एक्सिक्यूशन, कुछ स्टेबिलिटी के लिए सैम्पल्स देते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा डे प्लान होता है। अभी जैसे बी फार्म और एम फार्म में हम थ्योरेटिकली नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, या प्रैक्टिकली उतना हम इंडस्ट्रियल लेवल पे तो ऑब्वियसली अप्रोच नहीं कर सकते। तो हम ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो हम अपने स्टडीज़ वाले सिनेरियो में बी फार्म एम फार्म में सीखते हैं, और कंप्लायंस, स्पीड, ये सारी चीज़ें हम इंडस्ट्री में जाके सीखते हैं। तो इट मीन्स मतलब जैसे हम कॉलेज में मस्ती करते हैं तो उसी तरीके से हम जो है इंडस्ट्री के अंदर भी मस्ती होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल है। तो आप लोग ये भी देख सकते हो कि वहाँ पे भी हम एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जो स्टूडेंट्स एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो वो ऐसा कौन सा कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? ऐसी कौन सी वो मिस्टेक है जो कि अब हमारे स्टूडेंट्स वो मिस्टेक ना करें आफ्टर दिस पॉडकास्ट? बिल्कुल मैम, आपके थ्रू बहुत सारे बच्चों को पता चलेगा कि कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं और हम उनको अवॉइड भी कैसे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं, चाहे वो बी फार्म हो एम फार्म हो, हम एक कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि एक जेनेरिक सीवी भेज देते हैं कि इस वाली पोस्ट के लिए भी यही सीवी, उस वाली पोस्ट के लिए भी वही सीवी। बिगेस्ट मिस्टेक। बिल्कुल बिगेस्ट मिस्टेक मैम। अब एकेडमिक्स के लिए मैं जा रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली बताऊंगी कि मैं कंटेंट क्रिएट करती थी, या मैं अच्छा पढ़ा लेती हूँ, कम्युनिकेशन अच्छा है। सिमिलरली इंडस्ट्री के लिए मुझे लैब बताना पड़ेगा कि मेरा इसमें सॉलिड में मेरा इंटरेस्ट है या क्या। तो एक सीवी जनरेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको उसको कस्टमाइज़ करो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज़, क्योंकि उसके कुछ कीवर्ड्स उठा लिए एंड उस कीवर्ड्स को आपने अपने सीवी में इनकलकेट कर लिया। जितना ज़्यादा, और भी मिस्टेक्स हम ये करते हैं कि हम वाया अदर प्लेटफॉर्म्स रीच आउट ही नहीं करते। कभी कभी रीच आउट करना इज़ वेरी नेसेसरी मैम जॉब सेक्टर में। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स करते हैं हम। और हमारे अंदर एक और चीज़ होती है कि हम सॉफ्ट स्किल डेवलप नहीं कर पाते। सॉफ्ट स्किल मतलब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था मैम आपसे, जो कि आपने अभी बिल्कुल बताया कि हमें कौन कौन से स्किल्स डेवलप करने एज अ फ्रेशर जब हम हैं कॉलेज ड्यूरेशन के अंदर, आपको कौन कौन से ऐसे स्किल्स डेवलप करने चाहिए ताकि जो है वो आपको इंडस्ट्री सेटअप के अंदर जो है काफ़ी हेल्पफुल हो? बिल्कुल, सबसे पहला तो हमारा बेसिक चीज़ है ही मैम कम्युनिकेशन स्किल्स। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। R&D में एंट्री करने के लिए मैम, किसी भी F&D R&D में एंटर करने के लिए हमें सबसे अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए होता है। आपसे बात करना, आपका मेरे से बात करना, ये मतलब एक इंटरव्यू में आप तभी बैठ पाएंगे जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अच्छा मैम, बच्चों को एक डर होता है कम्युनिकेशन, अगर हम बात कर रहे हैं तो डर ये होता है कि क्या कम्युनिकेशन ओनली इंग्लिश में ही हो सकती है? मतलब इंडस्ट्री में अगर कोई बच्चा जा रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो उस वक्त जो है उसको क्या इंग्लिश जो है वही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कम्युनिकेशन? नहीं 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 मैम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों लैंग्वेजेस में बायलिंगुअल होके भी आंसर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका आंसर सही होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप दोनों लैंग्वेजेस में आंसर कर सकते हो। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश हो। और मैम जैसा कि आपने F&D के अंदर वर्क किया है, R&D सेक्टर्स हैं, तो इनके लिए बच्चों के क्या अप्रोच होने चाहिए? जैसे हम लैब, अगर हम बात करते हैं कि कॉलेजेस में भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं, राइट, और हम एक तरीके से F&D जब करते हैं तो वहाँ पे भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये मैंने मैम आपको पहले भी एक मतलब बताया था कि बी फार्म एम फार्म में भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं। उसमें एज सच कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि आज कर लिया, कल कर लिया, ओके देन पूरे दिन खड़ा होने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वहाँ पे आप ये सीखते हो ऑब्वियसली कि थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कैसे किया जाए, बट उस प्रैक्टिकल को भी प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो हम इंडस्ट्री में सीखते हैं। तो वहाँ पे आ जाती है स्पीड, आज का काम आज ही होना है, जो स्टेबिलिटी डेटा जाना है वो आज ही जाना है। तो इस तरीके से उसमें आप कंप्लायंस सीखते हो कि कौन सा काम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप इंडस्ट्री में आके सीखते हो बेसिकली। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो स्टूडेंट्स का सिनेरियो होता है वो कि हम लैब्स के अंदर, जैसे केमिस्ट्री वगैरह के लैब्स के अंदर जो है वो लैब में बिल्कुल खड़े नहीं होना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है अभी ये चीज़ सुन के तो उनको लगेगा कि हाँ हाँ, इंडस्ट्री के अंदर जो है आप लोग जो है मस्ती भी है और काम भी करना पड़ता है। तो मैम थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बच्चा जैसे कि
आपने बोला कि प्रैक्टिकल में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो बच्चों का स्ट्रॉन्ग नहीं है प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है, थियोरेटिकल उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, प्रैक्टिकल नहीं स्ट्रॉन्ग है सपोज, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको क्या इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या चल जाएगा काम? अगर मैम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस में आना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फॉर्मुलेशंस में, मैंने भी फॉर्मुलेशन में शौक होता है शौक होता है कि हम रिसर्च साइंटिस्ट बने, ये वाली पोस्ट एक्वायर करें, तो उनके लिए तो डेफिनेटली वो 3 घंटे वाली लैब बहुत काम आने वाली है। तो वो 3 घंटे इसीलिए ही बनाए गए हैं शायद कि 8 घंटे खड़े हो पाएँ। बट आप दूसरे डिपार्टमेंट्स को चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू नॉट ए, मतलब आपका मन नहीं है लैब अटेंड करने का। जैसे फार्माकोविजिलेंस में डेस्क जॉब होता है, रेगुलेटरी अफेयर डेस्क जॉब होता है, तो वो बैठ के काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम एक बच्चों को ये बताइए कि जो काफ़ी हेल्पफुल रहे कि अगर वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं सपोज, तो इंटरव्यू देने जाने से पहले उनको ऐसी क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है ताकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो बच्चों के लिए कि हाँ श्योर शॉट है कि यहाँ तो हमारा हो ही जाएगा। इसमें सबसे पहला बेसिक मैम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जेडी पढ़ लो कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। जैसे आप रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए CTD क्या है, ECTD क्या है, ICH क्या है, जो आप ही पढ़ाते हैं शायद जूरिस्प्रूडेंस में। सो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप रेगुलेटरी में जा रहे हो, तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन प्रेप करके जाना है। दूसरी बात यह है कि आपको जो भी इंट्रोडक्शन हर जगह पूछा जाता है, आप कि अपने बारे में 5 मिनट बोलिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो है आपका ये बेसिक तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। सो इस क्वेश्चन के लिए ना पहले से प्रेप कर लो और उसको कस्टमाइज करते हुए चलो जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि इससे वो आपका इनिशियली आपका रिदम समझ लेता है कि आपको इतना तो अपने बारे में आप क्लियरली बता पा रहे हो। सो ये 2-3 चीज़ें, GD को अच्छे से एनालाइज कर लेना, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना, ये 2-3 चीज़ें काफ़ी हर सेक्टर में बेसिकली जो फार्मा में एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आपने ऐसा बताया कि हमें जो है JD भी देखना है, GD भी देखना है, ये सारी चीज़ें हमें XYZ जितनी भी आपने बताई वो देखना है। तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने सन फार्मा के अंदर अप्रोच किया था तो आपके पर्टिकुलर कौन कौन से राउंड हुए थे, आपने अप्रोच किया कैसे था वहाँ? बिल्कुल मैम, इनिशियली जो 1 मंथ वाली ट्रेनिंग थी वो तो एज सीनियर्स के थ्रू वो 1 मंथ की हम ट्रेनिंग कर लेते हैं। उसके बाद आता है मेन चीज़ जिसमें आप बहुत सारे टेक्निकल राउंड्स के थ्रू गुजरते हैं। यही तो सबसे बड़ा टास्क है कि इस पे क्लियर करना है। बच्चों को इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहला राउंड मेरा तो मैम टेलीफोनिक राउंड था, जिसमें उन्होंने मेरा नाम पूछा था कि आप क्या कर रहे हो। उन्होंने मुझसे मेरे M.Pharm का करिकुलम पूछा था कि करिकुलम क्या था, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, अच्छा ये पढ़ा तो इसमें क्या पढ़ा, सपोज बायोफार्म पढ़ा तो BCS क्या होता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस फॉर अबाउट 5 मिनट्स वो टेलीफोनिक राउंड चला। फिर उसके बाद एक सेकेंड राउंड वॉज कि उसमें, क्योंकि अगर मैं ओरल के लिए इंटरव्यू दे रही थी तो ओरल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, BCS क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो कुछ क्वेश्चंस जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हो उससे रिलेटेड। तो 2 राउंड्स बेसिकली मैंने वहाँ पे क्वालिफाई किए थे। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स, मैम का कहने का यही मतलब है कि आप जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोफाइल को अच्छे से पहले तो पढ़ लीजिए कि उन्होंने जो है उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उससे कंपनी रिलेटेड जो है सारी आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए मैम, ये तो सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम बात करते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टूडेंट्स पूछेंगे मैम आपने सैलरी के बारे में नहीं पूछा, तो मैं सैलरी के एस्पेक्ट पे बात करूँ कि अगर कोई B.Pharm का स्टूडेंट है और M.Pharm का स्टूडेंट है, तो जब वो इंडस्ट्री के अंदर अप्रोच कर रहा है तो उसको सैलरी वाइज अप्रॉक्स की मैं पूछ रही हूँ कि किस सैलरी वाइज अगर वो देखना चाहे सेक्टर्स के अंदर तो क्या सिनेरियो हमें देखने को मिलता है? B.Pharm के बाद एज मैम एक बैचलर कोर्स है तो बहुत सारे फील्ड में जाते हैं, QA QC, टेक ट्रांसफ़र और विजिलेंस, इन सेक्टर्स में जाते हैं। बट क्योंकि B.Pharm है, बैचलर्स है, तो कंपैरेटिवली लोअर वेज होगा M.Pharm से, क्योंकि वो मास्टर्स है ऑब्वियसली मैम। बिल्कुल। सो मास्टर्स के बाद आप B.Pharm के बाद आप रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट नहीं अक्वायर कर सकते। आपको अगर फॉर्मुलेशंस में जाना है, R&Ds में जाना है, तो उसके लिए B.Pharm के बाद थोड़ी सी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। M.Pharm के बाद वो अपॉर्चुनिटीज़ पूरी तरीके से ओपन हो जाती हैं। आप फॉर्मुलेशन में जा सकते हैं, आप रेगुलेटरी में ज़्यादा, और ऑब्वियसली वेजेस भी बढ़ जाते हैं। सो B.Pharm M.Pharm में वही वेजेस का डिफरेंस जैसे डिग्री में डिफरेंस, और इसी तरीके से मनी में भी डिफरेंस दिख जाएगा। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा आपने स्टूडेंट्स को बताया है कि डिफरेंस है कि अगर आप हायर डिग्री लेते हो तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा
पर्टिकुलर पैकेज के अंदर। मैम अगर हम कोर्स कर रहे हैं बी फार्म या एम फार्म, ठीक है, तो उसमें आपने स्किल्स के बारे में बता दिया, सर्टिफिकेशन कोर्स कौन कौन से कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैम आपने। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बी फार्म के बाद सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, साथ में कर लेते हैं बी फार्म के साथ में। सपोज डिप्लोमा इन रेगुलेटरी अफेयर्स होता है, डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च होता है, सिमिलरली फार्माको विजिलेंस कोर्सेज होते हैं, तो बच्चे ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली बी फार्म फाइनल ईयर में। तो ताकि मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं मैम, सिंपल, इसमें बच्चों के लिए ईजी हो जाता है। तो वो कोर्सेज आप सर्टिफिकेशन कर लेंगे और वो जॉब सेक्टर में डेफिनेटली बहुत हेल्प करते हैं। आपकी सीवी जो है वो एक तरीके से आपके स्किल्स वहाँ पे एनहांस होते हैं और जब आप अप्रोच कर रहे होते हो तो उसके बिहाफ पे जो है आपको प्रायोरिटीज जो है दी जाती है, इंडस्ट्री एज वेल एज जहाँ कहीं पे भी आप कंपनीज के अंदर और टीचिंग सेक्टर जहाँ भी आप अप्रोच कर रहे हो वहाँ पे आपको ये मिलता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैम और बहुत ही इजी वे में आपने जो है हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉपरली सब कुछ यहाँ पे समझाया है। तो थैंक यू सो मच मैम रिगार्डिंग दिस। तो आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट का जो सेशन रहा है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान होते हैं कि मैम इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या जो चीज़ें हमें सही करनी है, जो चीज़ें पढ़नी है, जो चीज़ें हमें स्किल्स डेवलप करनी है, आई होप आप सबने सुन लिया डायरेक्टली। जैसा कि मैंने आपको बोला था नो फिल्टर, तो विदाउट फिल्टर जो है हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो आप सबके लिए कुछ नया फिर से हम लाने की कोशिश करेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट, और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे लेके आए वो भी ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस पॉडकास्ट सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स मैम।